जय हिंद दोस्तों। तो पिछले बायो के वीडियो में हम लोगों ने टैक्सोनॉमी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वहीं जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई होता है उसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ठीक है, काइटिन प्रोटीन की फंजाई की सेल वॉल बनी होती है, और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल को एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये सेल के रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, यानी सेल के अंदर जो भी प्रोटीन या वाइटामिन प्रेजेंट होंगे ये उसको ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, एटीपी में। ये उसको ब्रेक डाउन करेगा एटीपी में। एटीपी क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी जो होती है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो हमारे शरीर में भी जो है एटीपी के फॉर्म में ही हमें एनर्जी मिलती है। जब हम खाना खाते हैं हमारी शरीर जो है उसको डाइजेस्ट करती है, और एटीपी के रूप में ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो एटीपी जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिस्पायरेशन के थ्रू जो है एटीपी फॉर्म करने में सेल की मदद करता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट्स देखते हैं। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, सेल लाइफ की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बनी हुई है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट साइजेस के जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी मतलब ढेर सारे, सेलुलर यानी सेल। और जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनी मतलब सिंगल और सेलुलर का मतलब सेल, तो जो एक सेल के बने होंगे उनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे, और एक से अधिक सेल के बने होंगे तो उनको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और अपने सारे फंक्शन जो है वो खुद ही कर लेता है, उसको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अमीबा का कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है, और अपना शेप जो है वो ये हमेशा चेंज करता रहता है। अमीबा के पास प्रेजेंट है सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है लेग्स, यानी इसके पास फॉल्स लेग प्रेजेंट है। तो सूडोपोडिया के हेल्प से ही ये मूव करता है। फूड को कैप्चर करने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो ये सूडोपोडिया का यूज़ करता है। देखिए, जो सेल है उसका शेप राउंड हो सकता है, स्फेरिकल या इलोंगेटेड शेप का भी हो सकता है। सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है प्रोटोप्लाज्म। अगर किसी भी सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो सेल जो है वो डेड माना जाएगा। जैसे आप वायरस के केस में देखिए, वायरस में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको ना तो हम जिंदा ही मानते हैं ना तो मरा हुआ मानते हैं। वायरस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो ना तो ये मरा हुआ है ना तो ये जिंदा है। और वायरस को जब कोई होस्ट मिलता है, यानी वायरस जब किसी बॉडी पे अटैक करता है, तो वो क्या करता है, उस सेल का प्रोटोप्लाज्म यूज़ करता है, और उसके बाद ये जिंदा हो जाता है, और फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जिस होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा वहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू करेगा, और जो वायरल डिजीज़ है वो फैलाना ये स्टार्ट करेगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो किसी भी सेल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा वही सेल लिविंग होगी। अब देखिए, ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, तो उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी उसके पास न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं है, तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन उनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, तो ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ऐसे सेल्स जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उसका न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड है, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की। जो बेसिक पार्ट है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेल के। जैसे यहाँ पे ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए, ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, और बीच में सेल के होता है न्यूक्लियस, और इसी सेल के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ही जो है डीएनए फाइबर्स कह लीजिए, या जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो ये आउटर वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन है।
तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलिए चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। तो जो सबसे आउटर लेयर होती है सेल की वो है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस इन नेचर होती है, ताकि जो भी मटेरियल है वो इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर सके। और सेल के जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है उसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है। और देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ होती हैं और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सब। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, राइबोसोम्स, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो भी दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल जो हैं वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्मॉल स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इन्हीं न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है और क्रोमोजोम के अंदर हम बताए थे कल, तो इसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है, तो जीन्स, जीन्स के अंदर क्या होता है, तो एलील। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमोजोम का जो है सेंटर का जो पार्ट है जहाँ से ज्वाइंट है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोजोम्स जो हैं वो जीन कैरी करते हैं और जीन जो है वो एलील कैरी करता है। और जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब ट्रांसफ़र होता है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो जीन जो है इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फंडामेंटल यूनिट है इनहेरिटेंस की। अब देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है तो सेल जो है वो डेड होगा। तो प्रोटोप्लाज्म मिलकर बनता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यही मेन पार्ट है किसी भी लिविंग सेल का। उसके बाद है प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है। और जैसे एनिमल सेल में क्या है कि सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है कि प्लांट सेल में एक और वॉल होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो यहाँ पे प्लांट में जो है दो वॉल प्रेजेंट है और ये सेल वॉल जो है वो अंदर के सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। तो इमेज में देखिए ये है सेल वॉल प्लांट में, और वहीं एनिमल में जो है ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके अलावा एनिमल सेल में आप देखेंगे तो वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। और डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल में यही है कि प्लांट में वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, वहीं एनिमल में वैक्यूल का जो साइज़ है वो छोटा होता है, ठीक है। बाकी दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। उसके अलावा प्लांट में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और यही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के हेल्प से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो एक एनिमल सेल होता है उसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल क्या करता है, तो वो शेप और प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सेल वॉल जो है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है या हाई विंड स्पीड है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, तो इन सब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी बिना माइक्रोस्कोप के आप किसी भी सेल को नहीं देख सकते हैं, अपने नेकेड आई से आप नहीं देख सकते। जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है सेल की वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया वाला सेल है, सबसे छोटा बैक्टीरिया सेल होता है। वैसे ही सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग है, 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर का है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है ये। तो सेल की साइज़ कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एनिमल और प्लांट का साइज़ क्या होगा। वैसे बात करते हैं जैसे सेल है, ठीक है। जब ढेर सारे सेल मिलते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। ढेर सारे सेल मिले और ये फॉर्म किए टिश्यू। टिश्यू के बाद बनता है टिश्यू सिस्टम, जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं तो। और उसके बाद बनता है एक ऑर्गन, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, लीवर हो गया, एक ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन के बाद बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ढेर सारे ऑर्गन मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे एक सिस्टम फॉर्म होगा, फिर इससे बनेगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, सेल। उसके बाद टिश्यू फॉर्म करेगा, टिश्यू सिस्टम फॉर्म करेगा, फिर टिश्यू सिस्टम मिलेगा तो ऑर्गन फॉर्म होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा और उससे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। अगर इसके आगे भी लेना चाहेंगे तो जो ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो क्या फॉर्म होगी, एक कम्युनिटी फॉर्म होगी। तो ये था पूरा सेल का स्ट्रक्चर।
तो प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लास्टिड, और इस प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और प्लांट इसी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करता है। अब देखिए जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरो का मतलब क्लोरोफिल से मान लीजिए हरा कलर का होगा, तो जब प्लांट हरे कलर का होगा तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब कलर्ड, ठीक है। ऐसे कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई पत्ती होती है पेड़ की, वो रेड कलर की होती है या हल्का ब्लूइश टाइप का होता है, तो वो ये होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। उसके बाद एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। जैसे आप देखेंगे कि जब घास होती है कभी कभी घास सफ़ेद हो जाती है, तो क्यों होती है, वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होती है। वहीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो पत्तियाँ हैं उनका कलर कलरफुल हो जाता है, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा या कोई और कलर का हो जाएगा। और जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ग्रीन रहेगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के प्लास्टिक जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन वाला है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इसके अंदर जो प्लास्टिक प्रेजेंट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो डिफरेंट कलर का होता है ग्रीन को छोड़ के, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, वो वाइट कलर का होता है। और क्लोरोफिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। देखिए फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस मतलब होता है सिंथेसाइज करना। तो लाइट के हेल्प से प्लांट अपने फूड को सिंथेसाइज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। देखिए 1839 में परकिंजे के द्वारा जो है टर्म यूज़ किया गया था प्रोटोप्लास्ट, और इनके द्वारा बताया गया कि ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारी सेल थियरी है वो दी गई थी एम एस केल्डन और टी स्वान के द्वारा, और इनके द्वारा कहा गया था कि जो भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं सभी लोग सेल के बने होते हैं। तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सभी सेल के बने होंगे। और जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। लाइफ की एक बेसिक यूनिट है सेल। तो ये थी सेल थियरी जो दी गई थी एम एस केल्डन और टी स्वान के द्वारा। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया, इन्होंने सेल थियरी को एक्सपैंड किया और ये कहा कि ऑल सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो भी सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से एराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल था तो ये 2 पार्ट में, यहाँ से बीच से डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, ठीक है। 2 नया सेल बन गए यहाँ पे। उसके बाद फिर ये डिवाइड करेगा, फिर ये फर्दर डिवाइड करेगा। तो हर सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो पहले था उससे ही डिवाइड होकर बनता है। तो ये थियरी जो है वो रुडोल्फ वर्चाउ के द्वारा 1855 में दी गई, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, रुडोल्फ वर्चाउ। उसके बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद जो सेल का स्ट्रक्चर था उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टीसेलुलर में जैसे हम लोग आ जाएंगे या बाकी बर्ड्स और एनिमल्स आते हैं, तो वो मल्टीसेलुलर हो गए, ढेर सारे सेल से बने हैं। तो हर लिविंग सेल्स के कुछ अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए जो हार्ट का सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर कार्डियक मसल प्रेजेंट है, तो उसका काम है ब्लड पंप करना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो डाइजेशन करेगा। तो हर सेल के अपने अलग अलग फंक्शन जो हैं वो उनको दिए गए हैं, और सेल्स के अंदर जो है सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जो उनको फंक्शन में हेल्प करता है। और जो सेल का जो सेल ऑर्गेनल है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। वो क्या करता है कि वो एटीपी बनाता है बॉडी में, ठीक है, एटीपी बनाता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलके बनाते हैं एक सेल, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए 3 बेसिक फीचर्स हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ देखिए सेल मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर लेयर हो गई, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही है क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। और यही डीएनए, इसको समझ लीजिए, इसी सेल का डीएनए है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में ही सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो जब ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, तो जब इस पर ये प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होगा ये, तो इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब यहाँ नहीं प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे रफ
अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि वो कुछ मटेरियल्स को एंटर करता है सेल में और कुछ मटेरियल्स को सेल के बाहर निकालता है। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो सेल के बाहर चले जाएंगे और जो फूड इंटेक करने वाले मटेरियल्स होंगे, जो सेल के खाने वाले मटेरियल्स होंगे, वो उसके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जब इंटर करते हैं बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस को ऑस्मोसिस। ठीक है, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यहाँ से जब वाटर इंटर करेगा अंदर तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए है क्योंकि ये सभी चीज़ों को इंटर अपने अंदर नहीं करने देती है। उसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल। तो सभी जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है और सेल वॉल जो है इनके लिए एक तरह का प्रोटेक्शन कवर है। जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किए होती है। ठीक है, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बाहर होती है सेल वॉल। और सेल वॉल जो बनी है वो सेलुलोज की बनी है और फंजाई में काइटिन की बनी है। उसके बाद न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस जो है उसको हम कर्नल भी बोलते हैं, इसको सीड बोलते हैं इन द लैटिन टर्म। न्यूक्लियस पर डबल लेयर की एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कुछ पोर्स होते हैं और ये कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देता है और कुछ मटेरियल्स को जो है बाहर जाने देता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो है इसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहीं पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रॉड शेप स्ट्रक्चर के होते हैं और ये तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, जब सेल डिवीज़न होता है तभी ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का, सेल डिवीज़न के टाइम पे ही दिखाई देता है। और क्रोमोसोम्स जो हैं इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन ये दोनों होते हैं और डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और ये हमारे जेनेटिक मटेरियल जो है कैरी करते हैं। डीएनए जो होते हैं वो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी कैरी करते हैं कि जैसे कैसे सेल को कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे सेल को ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे इन्फॉर्मेशन भी डीएनए के द्वारा कैरी किए जाते हैं। और डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं जीन्स और जीन्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है एलील। ठीक है, तो ये इमेज में आप जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है क्रोमेटिन फाइबर और इसी को आप डीएनए बोल सकते हैं। देखिए जब भी एक सेल जो है वो डिवाइड होने वाला रहता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, जब सेल डिवीज़न होने वाला होगा तो उस टाइम ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेल डिवीज़न में दो चीज़ याद रखने वाली है कि पहला है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियो मतलब हो गया न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब हो गया डिवीज़न, यानी जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा सेल का उसको उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और जब सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है जब वो डिवाइड करेगा तो उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और जब एक साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के रिप्रोडक्शन में क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन फाइबर और जब सेल डिवाइड होता है तो ये इसमें भी जो है डिवीज़न होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो ऐसे सेल्स जिनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब हो गया न्यूक्लियस, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है। और वहीं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और बाकी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो पहला है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और वैक्यूल्स है। अब बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो देखिए जैसे हमारे बॉडी में जब फूड एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे में इंटेस्टाइन प्रेजेंट है तो उसी की हेल्प से जैसे फूड जो है मूव करता है, तो वैसे ही सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उसी की हेल्प से जो सेल का जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है रफ़ और दूसरा होता है स्मूथ। अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो वो रफ़ हो जाएगा और नहीं होंगे तो स्मूथ हो जाएगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में सेल की हेल्प करता है और ये जो है सेल का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो
ER क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल्स के हेल्प करता है, और वहीं जो स्मूथ ER है वो फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, क्योंकि बाद में जब यही फैट मॉलिक्यूल्स बर्न करेंगे तभी तो ATP का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम जो है यहाँ पे प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन जो है वो मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, इसलिए राइबोसोम जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है सेल का। उसके बाद है गोल्जी अपैरेटस, और गोल्जी अपैरेटस का नाम जो है ये कैमिलियो गोल्गी के नाम पे पड़ा है। ये देखिए इमेज में, ये है गोल्जी अपैरेटस। और गोल्जी अपैरेटस में जो है यहाँ पे वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टर्न। ठीक है, इन वेसल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्न। और गोल्जी अपैरेटस का जो मेन फंक्शन है वो है फूड का स्टोरेज, यानी फूड को स्टोर करता है गोल्जी अपैरेटस, और साथ ही साथ लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं एक तरह के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है इनके पास। लाइसोसोम जो है वो सेल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी अगर बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है तो ये उसको कैप्चर करेंगे और अपने आप को मार देंगे। ठीक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सुसाइडल सेल्स, या इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस इंटर करता है उस सेल के अंदर, तो उसको ये कैप्चर करेगा अपने अंदर और खुद को भी मार देगा, तो साथ में जो वो सब्सटेंस रहेगा वो भी मर जाता है। और लाइसोसोम्स के अंदर जो है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होती है, और ये जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो हैं वो सुसाइड बैग के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं सेल की, उसमें ये हेल्प करता है, और ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दोस्तों एक ADP भी होता है, जैसे ATP है वैसे एक ADP है, इसका मतलब होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लांट में फॉर्मेशन होता है इसका, और ट्राइफॉस्फेट, तो प्लांट और एनिमल दोनों में ATP और ADP फॉर्म होता है, लेकिन जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो ATP है। तो ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है किसी भी सेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसके पास अपना खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। ये सेल के राइबोसोम पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि वो इनके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ही राइबोसोम होता है, और वही जो है इनके लिए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। उसके बाद है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होता। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है प्लास्टिड का, इसके अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, लाइसोसोम है, रफ ER प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है जो क्लोरोफिल में हेल्प करता है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपैरेटस हो गया, और ये न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो है सेल वॉल प्रेजेंट है। तो जो प्लास्टिड होते हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट है, और क्लोरो। तो क्लोरो से याद रखिए, क्लोरो मतलब हरा होता है। ठीक है, क्लोरो हरा, फोटोसिंथेसिस वाला, तो उससे आपको याद रहेगा कि क्लोरो मतलब हरा, तो वो जो है लीफ को हरा कलर प्रोवाइड करेगा। क्रोमो जो होगा वो कलरफुल कलर प्रोवाइड करेगा, यानी रेड हो गया या ब्लू हो गया या येलो हो गया, तब भी जो है उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि वो बिल्कुल वाइट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा वो लीफ या कोई भी प्लांट होगा जिसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो। और प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये ही प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो येलो कलर का भी होता है। आपने पत्तियाँ देखी होंगी हर पीले पीले कलर की या ऑरेंज कलर की। ठीक है, तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में येलो पिगमेंट और ऑरेंज पिगमेंट भी हमको देखने को मिलता है। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है उस सेल का ऐसा ऑर्गेनेल है जहाँ पे स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल्स वगैरह की स्टोरेज की जाती है। प्लास्टिड का जो स्ट्रक्चर है, यानी जो प्लास्टिड का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना DNA और राइबोसोम होता है, वैसे ही प्लास्टिड के पास भी अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो याद रखिएगा, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और वहीं प्लांट सेल में प्लास्टिड, इनके पास अपना राइबोसोम होता है और DNA होता है, इन दोनों के पास। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास राइबोसोम और DNA प्रेजेंट होता है। ये इनका जो है खास कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स को स्टोर करने के काम में आते हैं। यानी सेल का जो भी सॉलिड या लिक्विड मटेरियल होगा जो सेल ने रिलीज़ किया होगा, उसको स्टोर करने के काम में आता है वैक्यूल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वहीं प्लांट सेल में वैक्यूल्स की साइज़ बड़ी होती है।
और जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से भरे हुए होते हैं और ये सेल को एक तरह का टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मजबूत बनाने का काम करते हैं प्लांट सेल को। ठीक है, तो इसीलिए बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में और इसीलिए प्लांट का जो सेल होता है वो एनिमल सेल के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों हम देखेंगे हेरिडिटी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।